किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता का घनत्व कहा जाता है। ये एक संख्यात्मक आंकड़ा है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं या हमारी सरकार क्या करती है, एक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, एक वर्ग के 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को गिनती है, कितने लोग वहाँ निवास करते हैं, इसकी वो गिनती करती है और उसी के आधार पर जनघनत्व निकालती है। इसको इस तरह हम लोग समझते हैं। आपके गांव में या आसपास 1 वर्ग किलोमीटर आप ले लीजिए, 1 किलोमीटर का 1 वर्ग किलोमीटर ले लीजिए और उसमें गिन डालिए कितनी जनसंख्या वहाँ निवास कर रही है, महिला पुरुष सभी को गिनिए। अब जितने लोग वहाँ निवास कर रहे हैं वही उस क्षेत्र का जनघनत्व है। इसी तरह भारत सरकार अपने देश की का जनघनत्व निकालती है और इसी के आधार पे जो हमारी अभी तक की जो आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें हमारे भारत का जो घनत्व निकला था, जनघनत्व निकला था, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के निकला था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में 382 लोग रहते हैं। वैसे ये जो संख्यात्मक आंकड़ा है ये सभी जगह समान नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत इससे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं कहीं कम लोग रहते हैं। ये एक औसत निकाला जाता है। ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है, अभी हमने पिछली कक्षाओं में भी मानचित्र देखने की बात करी थी और बताया था कि ये मानचित्र कैसे देखा जाता है। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है। इस मानचित्र को भी आप उसी तरीके से देखेंगे जैसे आपने पिछली बार आपको बताया गया था और आपने अब तक देख भी लिया होगा और दोहरा भी लिया होगा और पिछले कार्यों को आपने कर भी लिया होगा। तो इसको बताने की ज़रूरत शायद हमको नहीं महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं। इसी 5 रंग की पट्टियों के आधार पर जो संख्याएं लिखी हैं, याद आ गया ना? उसी संख्याओं के आधार पर हम भारत के जनघनत्व को भी देख पा रहे हैं। किस प्रदेश में कितना जनघनत्व है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कितने कम लोग रहते हैं। इसको आप उसी तरह जैसे पिछली बार आपने बनाया था, उसी तरह इस बार भी आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक सूची बना लीजिएगा, ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ, वो आपकी मर्जी पर है, आपको जैसी सुविधा लगे। और इस मानचित्र में भी आपको प्रदेश के नाम दिए गए हैं और उसके नीचे जनघनत्व दिया गया है, यानी कितने 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। इसको देखते हुए आप इस मानचित्र को देखिएगा और बनाइएगा। ये आपका कार्य है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसको जरूर करेंगे। इसके हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में 1951 में जनगणना हुई थी। इसी के तो आधार पर ये जनघनत्व भी निकाला गया। अभी तक जो कार्य निकालते आए थे हम लोग, साक्षरता दर निकाले थे, लिंगानुपात निकाले थे, जनसंख्या निकाली थी, जनसंख्या वृद्धि दर निकाला था, उसी तरह से ये जनघनत्व भी निकाला गया। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, ये आप भी जानते हैं। अब तक आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कि 1951 में हुई, 1961 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, 91 में हुई, 2001 में हुई और 2011 में हुई। इसके आधार पर जो हमारे देश का जनघनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार पुनः देखते हैं। 1951 में कितने लोग थे? 117 लोग रहते थे और 1961 में आते आते 142 लोग रहने लगे। उसी तरह 1971 में 177 लोग रहने लगे, 81 में 216 लोग रहने लगे और 91 में 274 लोग रहने लगे और 2001 तक 324 लोग 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रहते थे और 2011 में 382 लोग रहने लगे। तो ये आंकड़े आपको देखकर लग रहा होगा कि किस तरह निरंतर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ते हुए हमारा जनघनत्व भी बढ़ रहा है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा। ये आंकड़े जहाँ से लाते हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है, कहीं अलग से नहीं है। इन आंकड़ों को आप अगर दोहराना चाहें तो आपके जो ये अध्याय है या पाठ है उसमें नहीं दिया गया है, ये आपके कवर पेज के पीछे दिया गया है। जितने भी इस पाठ के जितने आंकड़े हमने आपको बताए, तीनों भागों में आंकड़े जो बता रहे हैं, ये आंकड़े आपकी पुस्तक के कवर पृष्ठ पे दिया गया है। आप इस पुस्तक को खोलिएगा और इसका कवर पृष्ठ देखिएगा, आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे और आप उसे दोहरा भी पाएंगे। इसको दोहराइएगा तब आपको पता चलेगा कि इस भारत की स्थिति क्या है। ये तो हो गया जनसंख्या घनत्व की बात। अब हम भारत में जनसंख्या वितरण की बात करते हैं।
जनसंख्या वितरण, भारत में जो जनसंख्या अभी हमने बताया घनत्व तो कैसा है, असमान है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। इसी को तो जनसंख्या वितरण भी कहा जाता है। यानी किसी जगह पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो भारत की जनसंख्या का वितरण भी असमान है। भारत क्या, विश्व के प्रत्येक देश की जनसंख्या वितरण समान नहीं होती है, सभी जगह असमान होता है। वैसे भारत में भी है। जिस भारत के जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वह जलवायु आदि है, और ज़मीन जहाँ का यहाँ की बहुत उपजाऊ है। इसीलिए जहाँ भी इस तरह की स्थिति होती है, यानी अनुकूल जलवायु जहाँ कहीं भी होती है, वो उस जगह पर हमारे और विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या जो होती है वो हम ज़्यादा रहती है, वहाँ पर उसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसी के आधार पर हमने देखा जो सघन जलवायु वाले क्षेत्र, जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वो हमारे देश के किस किस प्रदेश में है, इसको हम लोग जानते हैं। हमारे देश में जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वो तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और आदि। यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और मध्यम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और आदि। यहाँ पर ना ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है ना कम जनसंख्या निवास करती है। और जिन राज्यों में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो राज्य कौन कौन से हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। इस तरह के ये जितने भी राज्य हैं, ये इस तरह जिस जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वहाँ का अनुकूलतम जलवायु इसका कारण हो सकता है। अब अभी तो हमने देखा कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही, कहीं कहीं कम जनसंख्या निवास कर रही है। तो इसका क्या कारण है, इसके कारण के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें पहला कारण है भौतिक कारण। आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, इसके 3 कारण दिखाए जा रहे हैं, भौतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। तो ये जो भौतिक कारण क्या है, जो जनसंख्या वितरण को असमान किए हुए हैं, इसमें वही भू आकृति, जलवायु, भूमि का उपजाऊपन, रहने की सुविधाएं, पानी आदि की बढ़िया व्यवस्था, ये सब भौतिक कारण में आते हैं। इन कारणों ये सारे कारण जो हैं इसकी वजह से जनसंख्या जिस जगह पर ये अनुकूल होते हैं, यानी ज़मीन खूब उपजाऊ होगी, रहने का मौसम बहुत अच्छा होगा और वातावरण बढ़िया होगा, सारी सुविधाएं बढ़िया मिलेंगी, ज़मीन समतल होगी, यातायात की सुविधाएं अच्छी होंगी, इस तरह से की जगह जहाँ पर होगी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। इसके अलावा सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? संस्कृति जहाँ की जिस जगह की अच्छी होती है, जहाँ का रहन सहन अच्छा होता है, जहाँ पर आपको लोग अच्छे मिलते हैं, लोगों का व्यवहार अच्छा मिलता है, उस जगह पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जिस जगह की स्थिति नहीं अच्छी होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह भौगोलिक कारण में हमारे गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र और हमारा समतल क्षेत्र, हमारी सुविधाओं की वजह से और भी कई कारणों की वजह से जो हमारा इधर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये सब जगह ज़्यादा लोग निवास करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। उसी तरह सामाजिक स्थिति में भी देख लीजिए, नागालैंड या जो हमारे ट्राइब्स हैं, यानी जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम है क्योंकि वहाँ के रहन सहन और खान पान में हम सभी लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो लोग कम लोग रहते हैं। और जिस जगह सभी लोग अच्छे लोग रहते हैं, खाना पीना अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा होता है, संस्कृति अच्छी होती है, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका तीसरा कारण है आर्थिक कारण। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वितरण का यही है। जिस जगह पर हमें व्यवसाय ज़्यादा मिलता है, नौकरी अच्छी मिलती है, रहने की सुविधा के अलावा पैसे उपजाने की सुविधा अच्छी मिलती है, जहाँ हम अपना कोई उद्योग धंधा चला सकते हैं, जहाँ धन कमा सकते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली, महाराष्ट्र यानी मुंबई और कलकत्ता, ये सब जगह पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय के साधन हैं, लोग कमाने जाते हैं। आपके गांव से भी लोग कमाने जाते होंगे, आपके घरों से भी लोग यहाँ कमाने जाते होंगे। इसका केवल कमाने के लिए ये सब वहाँ जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, तो वहाँ के रहने इसी की वजह से वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है।